नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मेरी स्वर्गीय माँ मुझे अक्सर कहा करती थी, बेटा अच्छी सोहबत में, अच्छी संगत में रहना, इससे तुम्हें अच्छी बातें, ऊंचे विचार सीखने को मिलेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर होता जाएगा। मैंने अपनी माताश्री की बातों को गांठ में बांध लिया था। मगर मोदी जी की संगत का क्या करें, उनकी सोहबत के बारे में क्या बात करें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जो भी मोदी जी के टच में आता है, उसका चाल चरित्र, चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। वह चुगलखोर होने लगता है, दूसरों के गिरेबान में झांकना शुरू कर देता है। ताका झाकी उसकी पहली पसंद बनने लगती है। उसे दूसरों का भ्रष्टाचार नजर आने लगता है और अपना भ्रष्टाचार सदाचार। तो यह बदलाव मोदी जी की संगत में आने के बाद तुरंत दिखलाई पड़ने लगता है। ऐसा हमने बीते 11 सालों में ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है। क्या नेताओं को छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या नेताओं को ब्रेक लेकर रीथिंक करने की जरूरत होती है कि नहीं होती? या फिर राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना भारत के सियासी पैटर्न में सेट नहीं होता? क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनके सामने एक ऐसा नेता है जो बिना थके, बिना ब्रेक के लगातार काम करते हुए दिख रहा है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पास हुआ है। चाहे कोई भी शख्स जांच एजेंसियों के दबाव में बीजेपी ज्वाइन करे, स्वेच्छा से करे, सत्ता के लालच में करे या किसी और वजह से, उसकी भाषा बदलना शुरू हो जाती है। वो अलग तरह की भाषा बोलना शुरू कर देता है। आप गौरव वल्लभ को ही देखिए, और भी तमाम नाम है, लंबी फेहरिस्त है। अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल का चीफ है, राहुल के विदेश जाते ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रश्न खड़े करना शुरू कर देता है। राहुल गांधी की मलेशिया के पर्यटक स्थल लंकाकावी में छुट्टी मनाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसी को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और उन्हें गायब होने की कला में माहिर करार दिया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि वो इन दिनों मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। तस्वीर में वो सफेद टोपी और जीन्स शॉर्ट्स में कैमरे की ओर देख रहे हैं। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं। इस बार मलेशिया के लंकावी में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर निकल गए हैं, इस बार एक गुप्त छुट्टी पर मलेशिया के लंकावी में। लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए ज्यादा हो गई, इसलिए उन्हें तुरंत छुट्टी पर भागना पड़ा, या फिर ये उन गुप्त बैठकों में से एक है जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब लोग असली समस्याओं से जूझ रहे हैं, राहुल गांधी छुट्टियों पर जाने और गायब होने की कला में और माहिर होते जा रहे हैं। लश्कर नोएडा के तमाम चाटुकार कहां पीछे रहते, वो भी इसकी एनालिसिस करने लगते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं। इसी छुट्टी को लेकर आज गूंज है, बहस हो रही है। बहस क्या है भाई? बहस ये कि क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा। आकलन करने लगते हैं कि क्या किसी भी नेता को छुट्टी पर जाना चाहिए, क्या उसे गंभीर नहीं होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल करते हैं कि राहुल को क्या पंजाब नहीं जाना चाहिए, उन्हें विदेश क्यों जाना चाहिए, उन्हें देश से प्रेम नहीं है। शहनवाज हुसैन ने भी तंज भरे अंदाज में कहा कि बिहारियों ने कुछ ज्यादा ही थका दिया कि वो रिलैक्स करने के लिए निकल गए। सही है, बिहार में की गर्मी, उमस और बिहार के लोगों से तो ऐसे भी कांग्रेस के लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, तो बिहार के लोग के साथ वो यात्रा किया, उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही थक गए और बिहारियों ने उनको ज्यादा ही थका दिया, क्योंकि भीड़ आई नहीं, यात्रा फ्लॉप रही, सिर्फ कांग्रेस आरजेडी के वर्कर ही आए, तो निराशा भी हुई होगी। तो उसके लिए रिलैक्स करने के लिए वो मलेशिया चले गए। अच्छी बात है, छुट्टी मनाए। राहुल गांधी बिना छुट्टी मनाए कैसे रह सकते हैं? हम लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी चुनाव को और राजनीति को पार्ट टाइम लेते हैं, फुल टाइम तो जॉब वो मानते ही नहीं, इसलिए छुट्टियां भी मना रहे हैं। हमें उनके छुट्टी मनाने पे कोई एतराज नहीं है। तो मैं
इन सभी प्रसादों से, ऐसे नेतागणों से एक सवाल करना चाहता हूं, मोदी जी ने बीते 11 सालों में कितनी विदेश यात्राएं की, और उन विदेश यात्राओं से सिवाय कुछ एक इनामों के, मेडल्स के, प्राइजेस के क्या हासिल किया है? क्या उपलब्धि है हमारी? पाकिस्तान के मामले में हम अलग थलग पड़ गए, कोई हमारे साथ दिखलाई नहीं दिया, और ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ ठोक दिया। हमें, मोदी को, चीन की शरण में जाना पड़ा। पाकिस्तान हमारे समकक्ष खड़ा हो गया। आर्थिक रूप से जो तंग हाल में पाकिस्तान था, उसके पास पैसा बरसने लगा। तो क्या मोदी ने बीते 11 सालों में जो विदेश यात्राएं की हैं, उसमें सिवाय मौज के कुछ और हासिल किया है? दिन में 5 दफा कपड़े बदलते हैं, कई दफा 10 दफा। कैसी घड़ी पहनते हैं? महंगी घड़ी पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उनका पेन भी लाखों रुपए का होता है। तो ये कैसा प्रधानमंत्री है जो अपने पर इतना खर्चा करता है, अपने लिए नया विमान खरीदवाता है 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। उनकी एक एक यात्रा पर, एक दिन की यात्रा पर 15-15 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उपलब्धि क्या है भारत को? भारत क्या आत्मनिर्भर भारत बन गया बीते 11 सालों में? क्या भारत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कर लिया? ये लोग सिर्फ राहुल पर सवाल करते रहेंगे, 11 साल से कर रहे हैं। करोड़ों रुपया इन्होंने राहुल की इमेज खराब करने पर खर्च कर डाला, मगर राहुल जननेता बनकर के उभरे। लोग उन्हें जनताएं कहने लगे हैं, क्योंकि वो लोकहित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, और समय से पहले जो मुश्किलें भारत के सामने आने वाली हैं उनसे आगाह करते हैं। एक सच्चे दूरदर्शी नेता की पहचान यही होती है कि वो समय से पहले सच को देख ले और बार बार जनता को सचेत करे, जनता के भले के लिए आवाज उठाए। राहुल गांधी जी ने वही किया। साल 2016 में राहुल गांधी जी ने कहा था, जीएसटी का रेट 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स का बोझ बढ़ा तो देश के छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास टूट जाएंगे। मोदी सरकार ने तब इसे अनसुना किया और जनता पर अनाप शनाप टैक्स का बोझ लाद दिया। लेकिन आज पूरा देश मानता है कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता सही थी। आखिरकार सरकार को भी राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी और जीएसटी दरें घटानी पड़ी। राहुल गांधी जी ने संसद में साफ कहा था कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। असली विकास तभी होगा जब हर वर्ग का डेटा सामने आएगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। मोदी सरकार ने पहले इस बात का विरोध किया, लेकिन जनता के दबाव और राहुल गांधी जी की सच्चाई के आगे झुककर जातीय जनगणना को मानना पड़ा। कोरोना महामारी की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कहा था, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सरकार को मजदूरों और गरीबों के लिए योजना बनानी चाहिए। Been warning the government that a mass coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. नतीजा, लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, हजारों ने जान गंवाई। इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी की चेतावनी सही थी। गुजरे चले जाते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। मोदी क्या करते हैं? सिर्फ दिखावे के सिवाय मोदी ने बीते 11 सालों में किया क्या है? उनकी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर हम गर्व कर सकें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया, वहां भी 36,000 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है लोगों से। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कों की बातें हुआ करती थी, एक ही बरसात में इनकी बनाई सड़कें ढह जाती हैं, पानी में बह जाती हैं, इनके पुल गिरने लगते हैं। इन्होंने जो भी बनाया वो सस्टेनेबल नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। दिल्ली में आप देखिए क्या हाल है विकास का। मोदी श्रेय लेते हैं, गडकरी श्रेय लेते हैं। कहा करते थे कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाऊंगा, डीजल दिलवाऊंगा, फिर 55 रुपए लीटर कहने लगे, मगर हमें 100 रुपए के करीब ही पेट्रोल डीजल मिलता है लगभग। ये उसमें इथेनॉल मिलाने लगे, 20% मिलाने लगे और 27% की तैयारी है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कार्बन एमिशन कम हुआ और भारत के किसानों को 96,000 करोड़ रुपए तक का फायदा मिला। इससे सिर्फ गाड़ी नहीं चली, हमारे देश का फॉरेन रिजर्व भी बचा, क्योंकि हम हर साल तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल पर अचानक से सामने आए इन ज्ञानी लोगों पर गौर फरमाना जरूरी है, क्योंकि इनके वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें
खुद ही E20 पेट्रोल बेच रहे हैं। तो क्या अपनी भारत सरकार का इनिशिएटिव है क्लीनर ग्रीनर फ्यूल, और अभी अगला गोल क्या है पता है? 2025-26 तक उस ब्लेंड को 20% तक लेके जाने का है। कम पोल्यूशन, कम इंपोर्ट बिल और फार्मर्स को ज्यादा फायदा। अरे सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं सर, भारत भी इको फ्रेंडली रास्ते पे बढ़ रहा है अभी। क्यों भाई, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हो ना? उसने बोला ऑप्शन क्या है सर, डलवा तो रहा हूं पर ये E20 फ्यूल जो है ना, ये मेरा इंजन खराब कर देता है। तो मैंने पूछा ये तुमने कहां सुना? बोला सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो इथेनॉल है ना, वो भी बेचारा फेक न्यूज की बलि चढ़ गया है। मैं भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भरवा कर देश की उन्नति में सहयोग दे रहा हूँ। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है, क्योंकि एथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है। एथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए। कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा और किसानों को भी फायदा। अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, महेश केशवाला उर्फ ठगेश, इंद्राणी विश्वास, तैयब आलम, गीतांजलि चौहान, नेहा नागर, आरजे नावेद, आरजे प्रवीण और आरजे करिश्मा जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके E20 पेट्रोल पर PhD कंटेंट वाले वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंचे हैं। इन वीडियोस को मिलियंस में व्यूज और अच्छा खासा एंगेजमेंट सोशल मीडिया पर मिला है। हमने स्क्रीन पर यह चार्ट दिखाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि इस एंगेजमेंट के कारण इन इन्फ्लुएंसर्स को अच्छी खासी कमाई हुई होगी। वहीं इन वीडियोस में भी पर्यावरण और किसानों की भलाई वाली बातें ही बताई गई है। तो क्या ये लबूबू डॉल के जैसा ही कोई ट्रेंड है या फिर इन्फ्लुएंसर्स के E20 पेट्रोल के फायदे गिनवाने वाले वीडियोस के पीछे कोई और ही कहानी है? क्योंकि हमने कम से कम ऐसे 30 इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के फायदे गिना रहे थे। आइए आपको इस मार्केटिंग स्कीम के बारे में डिटेल में बताते हैं। जी हाँ, ये एक मार्केटिंग टेक्निक ही थी। सबसे पहले गौर करें कि इन इंस्टाग्राम रील्स में कंटेंट के साथ साथ एक और चीज भी कॉमन है और वो है इनका कोलैबोरेशन सेक्शन। इन सभी इन्फ्लुएंसर्स ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री BPCL, HPCL और IOCL जैसी कंपनियों के ऑफिशियल अकाउंट्स को कॉलैब में डाला है। और तो और इस कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट को भी इन कंपनियों और मंत्रियों ने एक्सेप्ट किया है। ये पहला पॉइंट है जो कि सरकारी मंत्रालयों और इन इन्फ्लुएंसर्स के बीच की साझेदारी की ओर इशारा करता है। वहीं हमें अरुण कुशवाहा और आरजे करिश्मा के पोस्ट के कैप्शन से पता चला कि ये वीडियोस उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर अपने फॉलोअर्स को जानकारी देने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि ये वीडियोस विज्ञापन थे। नेहा नागर ने तो इंस्टाग्राम पोस्ट में पेड पार्टनरशिप का लेबल भी यूज किया था। गाड़ियों के इंजन तैयार नहीं है। जो गाड़ियां 2020 से पहले बनी हैं वो इथेनॉल के लिए तैयार नहीं थी। आज जो बन रही हैं वो होंगी। तो इस बीच में जो गाड़ियां सड़कों पर आईं उनमें इथेनॉल मिलाया जाता रहा। इसका फायदा किससे मिला? गडकरी की संतानों को, देश को तो नहीं मिला। और जो रूस से महंगा तेल खरीदा जाता रहा उसका फायदा मुकेश अंबानी को मिला, नायरा को मिला। जो भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्हें मिला और सरकार को मिला। यह फायदा हमें आपको कतई नहीं मिला। एक दौर हुआ करता था जब गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता था, पेट्रोल महंगा हो जाता था, तो मिस्टर बच्चन, जूही चावला और ऐसे ही कई नाम टिप्पणियां करने लगते थे सोशल मीडिया पर। इन्हें बड़ा दुख सताने लगता था। मगर तब के भाव में और आज के भाव में कितना बड़ा फर्क है। मगर ये लोग अब टिप्पणी नहीं करते, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद नहीं करते, वोकल नहीं होते। मगर मोदी जी अब लोकल के लिए बहुत वोकल हो रहे हैं। तो 11 सालों में मोदी जी क्या करते रहे? राहुल पर टिप्पणियां, राहुल की आलोचना, राहुल की चुगली, गांधी खानदान के बारे में अनर्गल बातें, नेहरू जी की आलोचना, इंदिरा जी की आलोचना, राजीव गांधी जी की आलोचना, गांधी जी को अपनी राजनीति में घसीटना। इनके लोग तो घसीटते हैं क्योंकि ये गोडसे को मानते हैं, गोडसे इनके भगवान जैसे हैं। तो क्या आगे की राजनीति भी इसी दिशा पर चलती रहेगी, इसी दिशा में चलती रहेगी? चुगलखोरी के बूते, दूसरों के गिरेबान में झांकते हुए, दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए? भारत का या भारतीयों का ऐसा चाल चरित्र चेहरा नहीं था।
मगर मोदी के दौर में बहुत कुछ बदला, साथ में चाल चरित्र चेहरा भी बदल गया। लोग चुगलखोर होते चले गए और आज भारत में करोड़ों ऐसे चुगलखोर पैदा हो चुके हैं जो सिवाय दूसरों के घरों में झांकने के, ताका झांकी करने के, दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने के, मॉब लिंचिंग करने के कोई दूसरा काम नहीं करते। उन्हें निर्माण से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो विध्वंस करना आता है। अगर हमने इस विध्वंस को नहीं रोका तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।